हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 11th क्लास में फ्लूइड प्रेशर और आज का हमारा लेक्चर होगा 3। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट देखा था प्रणोद और द्रव दाब के नियम। इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आपको वो देखने हैं तो इसके लिए आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना होगा, फ्लूइड प्रेशर लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पास्कल का नियम, पास्कल के नियम की उत्पत्ति देखेंगे और पास्कल के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पास्कल का नियम, नाम से ही पता लग रहा है पास्कल का नियम यानी कि किसी पास्कल ने दिया होगा। तो ये जो पास्कल का नियम है, ये पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कब दिया था? ये सन 1653 में दिया था। और ये किससे संबंधित था? ये द्रव के संचरण से संबंधित था कि द्रव का संचरण कैसे होता है। तो इसे द्रव दाब संचरण का नियम कह देते हैं। दाब के संचरण से संबंधित है, इसलिए इसे द्रव दाब संचरण का नियम भी कह देते हैं, नियम कह देते हैं। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई द्रव है, और वो संतुलन की अवस्था में है, तो उस पर अगर हम कोई दाब लगाए, सपोज करें यहाँ से हम कोई दाब लगा देते हैं प्रेशर P, तो वो क्या होगा? वो बिना क्षय हुए इस पूरे के पूरे द्रव में एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये क्या है? ये पास्कल का नियम होता है। यानी कि अगर यहाँ से आपने P प्रेशर लगाया है तो P ही प्रेशर यहाँ आएगा, P प्रेशर ही यहाँ आएगा और P प्रेशर ही इस बर्तन की दीवार को ये हिट करेगा। तो ये पास्कल का नियम है। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी द्रव पर बाह्य दाब या दाब लगाया जाता है तो बिना किसी क्षति के संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से फैल जाता है। इसे हम द्रव दाब का नियम या पास्कल का नियम कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो जो इसका स्टेटमेंट है वो कहता है कि संतुलन की अवस्था में किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। इसका मूल कारण यह है कि तरल में अणु होते हैं, अणु होंगे और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें दाब तथा संवेग का समान रूप से वितरण होता है और इस प्रकार यह क्रम चालू रहता है और लास्ट तक पहुंचता है, चालू रहता है तथा अतिरिक्त दाब संपूर्ण तरल में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो यहाँ इसका स्टेटमेंट भी आ गया और ऐसा क्यों होता है वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में इसकी उत्पत्ति आ जाती है। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि हम पास्कल का नियम पढ़ते ही क्यों? पास्कल का नियम क्या है? तो पास्कल का नियम क्या है भाई? हमें नदी के ऊपर बांध बनाना है, तो नदी का प्रेशर होता है, तो नदी का जो जल है वो दाब डालेगा तो उसके दाब को मेजर करके ही हम उसके ऊपर बांध बना सकते हैं। जैसे हमें कोई बर्तन बनाना है, उसके अंदर हमें किसी द्रव को लेके जाना है, जैसे सपोज़ करिए हमें पेट्रोल को ही लेके जाना है, तो हमें उसके प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा सबसे पहले कि उसका जो फ्लूइड प्रेशर है वो कितना है, उसका जो तरल दाब है वो कितना है। अगर हमने उसको मेजर किए बिना ही बर्तन में रख दिया उसे, तो वो तो बर्तन से बाहर चला जाएगा। जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो बर्तन में से बाहर आ जाएगा, वो बर्तन को बेकार कर देगा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसी बहुत सी मशीनें भी होती है जहाँ पास्कल लॉ का यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए पास्कल का नियम हम पढ़ते हैं। चलिए इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास में क्या है? यहाँ हमारे पास में एक बर्तन है, इसके भीतर हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। ये बेलन आपको दिख रहा होगा जिसका परिच्छेद A है, अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, और ये क्या है? C और D इसके सपाट है। सपाट यानी कि ये वाले पोर्शन C और D है, ये बेलन है अंदर वाला। ठीक है, तो जब क्या है, अगर यहाँ से इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर दें तो जो इस पर फोर्स आएगा वो सभी दिशाओं से F ही आएगा।
या हम कह सकते P प्रेशर आएगा, P प्रेशर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मानो कोई द्रव इस पर एक बर्तन में रखा, एक बर्तन में साम्यावस्था में रखा है। इसके अंदर दो बिंदु C व D से होकर CD को अक्ष मानकर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना कर लिया। लंबवृत्तीय होता है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। बिंदु C व D बेलन के सिरों के सपाट पृष्ठों के केंद्र हैं। सपाट पृष्ठों के केंद्र हैं। इस बेलन के अंदर भरा द्रव इस पर कार्यरत बाह्य बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। बाह्य बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में जो इस बेलन पे बल कार्य कर रहे हैं, इस पर ये बाह्य बल प्रत्येक स्थान पर उसके पृष्ठ पर लगने वाले बलों के लंबवत होंगे। भी प्रत्येक दिशा में लंबवत ही होंगे। लंबवत हिट करते हैं। द्रव दाब के नियम में पढ़ चुके हैं हम। किसी द्रव या उसकी बर्तन पे जो दाब लगता है वो लंबवत ही होता है। ठीक है। अतः बेलन के वक्र पृष्ठों पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो जाएगा। जब सारे के सारे लंबवत लगेंगे और एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, जैसे ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से जा रहा है, तो ये इसे कैंसिल कर देगा। और ऐसे ये वाले ऊपर नीचे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक। यदि C व D पर दाब P1 व P2 तथा इन पर द्रव द्वारा आरोपित बल F1 F2 हो तब क्या लेंगे हम? तब F1 होगा हमारा P1A और F2 हो जाएगा P2A, क्योंकि द्रव साम्यावस्था में है। इसलिए जो फोर्स होगा वो F1 F2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद P1A इक्वल हो जाएगा P2A के। A से A कैंसिल हो गया तो P1 इक्वल हो जाएगा P2 के। अर्थात C व D पर जो दाब होगा वो बराबर होंगे। प्रूफ हो गया पास्कल का नियम। इसके बाद पास्कल के नियम का अनुप्रयोग आ जाता है। तो इसका जो फर्स्ट अनुप्रयोग है वो है द्रव चलित लिफ्ट का क्या यूज़ होता है? द्रव चलित लिफ्ट यह क्या करती है? भारी वस्तुओं को जैसे कार, मोटर गाड़ी, ट्रक आदि को ऊपर उठाने में प्रयोग की जाती है। और इसका सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पे आधारित है। देखिए ये क्या है? ये द्रव चलित लिफ्ट होती है। इसमें क्या है? ये छोटा अनुप्रस्थ है, ये B बड़ा अनुप्रस्थ परिच्छेद है। तो यहाँ से जब हम F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या है? जो प्रेशर होगा P1, प्रेशर P1 इस पूरे के पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यही प्रेशर इसे ऊपर की ओर धकेलेगा। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से हम कम फोर्स लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें ज़्यादा फोर्स की या ज़्यादा प्रेशर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हम काम कर लेते हैं। ये क्या है? C पाइप है। इस C पाइप से दोनों को जोड़ दिया है। ये पिस्टन P1 है, ये पिस्टन P2 है। यहाँ से हमने फोर्स F1 अप्लाई किया, यहाँ फोर्स F2 मिलेगा। और ये A है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये B है। ठीक है, चलिए थियोरेटिकली देख लेते हैं इसे। देखिए पास्कल के नियम के अनुसार द्रव के किसी स्थान पर आरोपित दाब अन्य सभी स्थानों पर समान परिमाण में संचरित होता है। संचरित का मतलब है कि वो चला जाता है। अतः कम परिमाण के दाब को बहुत बड़े क्षेत्रफल पर अपेक्षाकृत बहुत बड़े क्षेत्रफल पर संचरित करके उस क्षेत्रफल पर कार्यरत अधिक बल प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने बताया था। यह तथ्य निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। नीचे डायग्राम है।
तो इसके बाद डायग्राम की बात हो गई है। चित्र में ए व बी दो बेलनाकार बर्तन हैं जिनके अनुप्रस्थ परिकाट क्रम से A1 व A2 है। अनुप्रस्थ काट A1 A2 है। जो A2 है वो बड़ा है भाई, A2 दूसरा वाला है। जो बी बेलन है इन्हें क्षैतिज तल में सी नली के द्वारा जोड़ दिया गया है। सी नली के द्वारा जोड़ दिया गया है। ये सी नली है, इसके द्वारा जोड़ दिया इन्हें। माना बर्तन ए में लगे पिस्टन P1 पर हम W1 भार रखेंगे तो इस पर लगाया गया बल F1 होगा। W1 से F1 बल लगेगा, अतः इसके द्वारा A में भरे द्रव पर आरोपित दाब P इक्वल F1 अपॉन में A1 हो जाएगा। पास्कल के नियम के अनुसार यही दाब नली C से संचरित होकर बर्तन B में भरे द्रव के प्रत्येक बिंदु पर संचरित होगा, यानी कि जो इधर था वही इधर पहुंचेगा, जो प्रेशर हमारा P है। ठीक, देखिए जो दाब P था वही B पिस्टन पे भी लगेगा और लगेगा इस पर, ऊपर की ओर कार्य करेगा, और जो यहाँ बल होगा, बल कितना हो जाएगा F2 इक्वल P इंटू A2 हो जाएगा। अब P की वैल्यू पीछे हमारे पास में क्या है, F1 अपॉन में A1 है इंटू A2, तो यहाँ से F2 की वैल्यू मिलेगी F1 A2 अपॉन में A1। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वो बड़ा है A1 से, तो जो फोर्स होगा हमारा F2 वो F1 से बड़ा हो जाएगा, अतः A2 क्षेत्रफल A1 से जितना गुना बड़ा होगा, A2 A1 से जितना गुना बड़ा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हमें दाब मिलेगा वहाँ पे। दूसरी तरफ अधिक बल लगेगा, जिससे कि P2 पर रखे भार W2 को P1 पर बहुत कम बल के द्वारा उठाया जा सकेगा। F2 अपॉन में F1 को मशीन का यांत्रिकी लाभ कहते हैं। F2 अपॉन में F1 को मशीन का यांत्रिकी लाभ कहते हैं। ये यांत्रिकी लाभ हो जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक द्रव चलित ब्रेक आता है। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना, वैसे पेपर में एक ही पूछा जाता, तो एक आप द्रव चलित लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये द्रव चलित ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, वायुमंडलीय दाब पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो सपोज़ करिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये वायु है, पृथ्वी के चारों तरफ ये वायु है। तो एकांक क्षेत्रफल के जो स्तंभ है, एकांक क्षेत्रफल का जो स्तंभ है ये वाला, इसके ऊपर जो दाब लगेगा उसे हम वायुमंडलीय दाब कह देते हैं। वायुमंडलीय दाब कह देते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 300 किलोमीटर तक वायु का एक घेरा है जिसमें O2, N2, CO2 आदि गैसें पाई जाती हैं। इसे हम वायुमंडलीय कहते हैं। पृथ्वी के तल के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे मैंने यहाँ बताया था, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के कारण लगने वाले भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है तथा सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब की वैल्यू इसके नीचे लिख देना, मैंने पीछे बताई थी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।